आपका हमारे चैनल पर फिर से एक बार स्वागत है। करियर मित्र में हम फिर आज लेकर आए हैं जीएस पेपर 1 के लिए, जो आपको खास तौर से मैं बीपीएससी के लिए और डीएसएसबी के लिए लेकर आया हूँ। बीपीएससी और डीएसएसबी इन दोनों में जो पहला पेपर होता है, डीएसएसबी में तो 100 मार्क्स का पहला पेपर होता है और बीपीएससी ने 40 नंबर का पहला पेपर रखा है, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, करंट अफेयर्स, रीजनिंग सारे आते हैं। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो हिस्ट्री का कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। खासतौर से जहाँ से सवाल आते हैं मॉडर्न हिस्ट्री, उस पर हम बात करेंगे। आपको मैं बता दूं क्वेश्चन पेपर का पैटर्न कैसा होगा, फॉर्म कैसा होगा। तो जिसमें लैंग्वेज के 30 नंबर होंगे जो सिर्फ क्वालिफाइंग होगा। ये आपको मालूम है कि आप में से अक्सर लोगों ने चूज किया होगा। इंग्लिश जो कंपलसरी है 8 मार्क्स की होगी और उर्दू, हिंदी या बंगला में से कोई सी भी 22 मार्क्स की। ये दोनों टोटल 30 मार्क्स होंगे, जिसमें से आपको 30% लगभग 9 नंबर लाना होगा। उसके बाद जीएस 40 मार्क्स के होंगे और सब्जेक्ट होगा आपका अपने 80 नंबर का। तो हम सब्जेक्ट उर्दू पर फोकस कर रहे हैं, जीएस जो हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी पर फोकस कर रहे हैं। तो आइए आज हम बात करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री पर। तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए हम आगे बढ़ते हैं कि हम इस पर सवाल हल करने की आज कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि मॉडर्न हिस्ट्री का मतलब क्या होता है। मॉडर्न हिस्ट्री का अगर हम मतलब देखने की कोशिश करें तो हिंदुस्तान में जो यूरोपियन आते हैं, यूरोपियन आने के बाद की जो स्थिति होती है उसे हम मॉडर्न हिस्ट्री कहते हैं, आधुनिक भारत का इतिहास कहते हैं। अब हम जानते हैं कि आधुनिक भारत के इतिहास में हम लगभग मुगलों के बाद 200 साल अंग्रेजों की हुकूमत रहती है। अंग्रेजों के बाद के जो हालात आते हैं, अंग्रेज के आने, अंग्रेज यानी कि जो यूरोपियन आते हैं हिंदुस्तान में, आने के लिए सिर्फ अंग्रेज ही नहीं, दूसरे बहुत से लोग थे। जैसे यूरोपियन कंपनियां थी, जिसमें पुर्तगाली कंपनी थी, फ्रांसीसी कंपनी थी, उसके बाद ब्रिटिश कंपनी थी। इन सारी कंपनियों का जो जिक्र आता है और आना शुरू करते हैं। और फिर उस ज़माने में पूरा जो है औपनिवेशिक काल का दौर होता है कि औपनिवेशिक काल में किस तरह अपने दूसरी जगह औपनिवेशिक स्थिति बनाई जाए। अपनी औपनिवेशिक स्थिति बनाने की वजह से भारत में ये आते हैं और इनके आपस में भी लड़ाई होती है, उनसे पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूं कि हिंदुस्तान में जो यूरोपियन आना शुरू करते हैं, तो हिंदुस्तान में सबसे पहले पुर्तगाली आते हैं। पुर्तगाली आते हैं। आपको मालूम होगा कि वास्को डिगामा भारत आता है। वास्को डिगामा कब भारत आता है? 1489 में। और कहां आता है? नए समुद्री मार्ग की खोज करता है। वास्को डिगामा भारत आता है, नए समुद्री मार्ग की खोज करता है। एक चीज का अक्सर सवाल आता है कि वास्को डिगामा के साथ कौन आया था भारत। तो वास्को डिगामा के साथ एक नाविक था जिसका नाम था इब्ने मजीद, अहमद इब्ने मजीद, अहमद इब्ने मजीद। वो वास्को डिगामा के साथ भारत आया था। वास्को डिगामा के साथ भारत आया था। अच्छा, हम जानते हैं कई बार सवाल आता है कि वास्को डिगामा कब भारत आया था। 1498 में, 1498 ईस्वी में समुद्री रास्ते की खोज की थी। उस जमाने में होड़ सी मची हुई थी और हिंदुस्तान को ना एक अजीब सा देश, सोने की चिड़िया कहा जाता था, मसालों का देश कहा जाता था। और वह इसी के लिए आते थे कि बिजनेस करेंगे और बाहर की दुनिया में जाके हम मुनाफा कमाएंगे। तो कहा जाता है कि लौटते समय वास्को डिगामा जो सामान ले गया था उससे 60 गुना अधिक उसको फायदा हुआ था। 60 गुना, 60 टाइम फायदा हुआ था। तो मैं आपको रिवाइज एक बार कर लें कि भारत आने वालों में सबसे पहले जो आए थे वो पुर्तगाली आए थे। एक सवाल आया था कि भारत सबसे पहले कौन आए थे और सबसे आखिरी में कौन गए। तो पुर्तगाली ही सबसे पहले आए थे 1498 में, और जाने वाले में भी पुर्तगाली ही थे कि वो 1961 ईस्वी में गए हैं भारत से, गोवा के क्षेत्र से। ये सवाल आया था और केबीसी में भी सवाल आया था। आपको याद होगा जो 5 करोड़ का सवाल था, बिहार के जीते था उस व्यक्ति ने, कि इसी सवाल पर उन्होंने सब उसको प्राइज मिला था। तो बता दूं कि भारत यूरोपियन में सबसे पहले भारत पुर्तगाली आते हैं। वास्को डिगामा आता है 1498 ईस्वी में। वास्को डिगामा की अगर हम बात करें तो नए समुद्री मार्ग की खोज करता है। उसके बाद उसके साथ आने वाले जो थे वो अब अहमद इब्ने मजीद वास्को डिगामा के साथ भारत आया था। कहा जाता है कि लौटते समय वास्को डिगामा जो यहाँ से मसाले वगैरह लेकर गया, उस पर उसने 60 गुना का सामान कमाया। अब दूसरे व्यक्ति कौन है जो वास्को डिगामा के बाद भारत आते हैं? तो दूसरे व्यक्ति हैं जो वास्को डिगामा के बाद भारत आते हैं, वो ही पुर्तगाली हैं। वो है फ्रांसिस्को द अल्मीड़ा। फ्रांसिस्को द अल्मीड़ा, अल्मीडा भी पढ़ सकते हैं। ये भी पुर्तगाली था, भारत आता है। भारत आने वाला पुर्तगाली था, 1505 ईस्वी में आता है। ये भारत 1505 ईस्वी में आया।
उसके बाद हम देखते हैं तो हम इसने ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई। ब्लू वाटर पॉलिसी क्या थी? ब्लू वाटर पॉलिसी थी कि प्रशांत महासागर में व्यापार पर कंट्रोल। हम जानते हैं कि उस समय में जो व्यापार था, व्यापार का प्रमुख साधन था वो समुद्री मार्ग था। तो जो कहा जाता है जो पैसिफिक ओशन प्रशांत महासागर पे कंट्रोल कर लिया वही व्यापार का राजा था। तो इसने ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई, जिसका मतलब था ये था कि प्रशांत महासागर पर व्यापारिक कंट्रोल किस तरह करे, व्यापारिक नियंत्रण किस तरह कर। ये सवाल आया कई बार कि ब्लू वाटर पॉलिसी किसने बनाई थी? फ्रांसिस्को द अल्मीडा। फ्रांसिस्को द अल्मीडा भारत कब आया? तो 1505 ईस्वी में भारत आता है। उसके बाद हम अगर आगे बात करें इसी के बारे में, तो इसके बाद जो व्यक्ति आते हैं वो आते हैं अल्फांसो द अल्बुकर्क। अल्फांसो द अल्बुकर्क भारत में पुर्तगाली शक्ति को जो स्थायी, इससे पहले जो दो आए थे, जैसे हमने बात की कि वास्को डिगामा या फ्रांसिस्को द अल्मीडा, ये आया अल्मीडा, ये जो थे वो बेसिकली बिजनेस करने के लिए आए थे, व्यापार करने के लिए आए थे। लेकिन ये जो अल्फांसो द अल्बुकर्क है, इसी ने भारत में फ्रांसीसी राज स्थापित करने का काम किया। सॉरी, पुर्तगाली भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक। कई बार सवाल आता है कि वास्तविक संस्थापक किसे कहा गया है पुर्तगाली शक्ति का भारत में, तो वो है अल्फांसो द अल्बुकर्क। आगे बढ़ते हैं, इसी के बारे में बात करेंगे। तो हम पहले ही सबसे बता दें कि सबसे पहले भारत कौन आए? पुर्तगाली आए थे। पुर्तगाली में वास्को डिगामा आया, वास्को डिगामा के बाद आया फ्रांसिस्को द अल्मीडा, उसके बाद आता है अल्फांसो द अल्बुकर्क। अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली शक्ति का पहला वास्तविक संस्थापक माना जाता है। 1510 ईस्वी में इसने बोले तो अल्बुकर्क ने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से 1510 ईस्वी में इसने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा विजय किया या छीन लिया। कई बार इसे वर्ड छीन लिया भी लिखते हैं। इसी ने मलक्का एवं हरमुज पर अधिकार कर लिया। ये दोनों व्यापारिक केंद्र थे, मलक्का और हरमुज। तो इसमें हम सवाल किस तरह बन सकते हैं? सीधा सवाल बन सकता है कि भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो ये अल्बुकर्क था। उसके बाद सवाल बन सकता है कि 1510 ईस्वी में इसने बीजापुर के शासक यूसुफ अली आदिल शाह को गोवा विजय किया। भारत में गोवा किसने विजय किया पहली बार? तो इसी ने किया। कब किया? 1510 ईस्वी में किया। किससे विजय किया? तो यूसुफ आदिल शाह। ये कहा यूसुफ आदिल शाह कहां का रहने वाला था? राजा था बीजापुर का। तो ये इससे कई सारे सवाल बनते हैं। फिर मलक्का और हरमुज, ये दो क्षेत्र थे जो व्यापारिक दृष्टिकोण से और राजनीतिक दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट थे। तो इन दोनों पर भी इसी ने कब्जा कर लिया था। तो ये था बेसिकली, तीन लोगों का जिक्र आता है अगर हम पुर्तगालियों की बात करें तो। अब हम बात करते हैं उन तीन लोगों में कौन थे? पहले वास्को डिगामा, दूसरे फ्रांसीसी द अल्मीडा और तीसरा द अल्बुकर्क। इन तीनों के बारे में मैंने आपको बताया। आपको अगर नोट्स चाहिए तो मुझे पर्सनल मैसेज करें, मैं आपको पीडीएफ फॉर्म में वो पहुंचा दूंगा। ये हमारा एक व्हाट्सएप चैनल है करियर मीटअप के नाम से, उस व्हाट्सएप चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, या फिर आप व्हाट्सएप ग्रुप, हमने लिंक दे रखा है इसमें, उस पर भी जुड़ सकते हैं। उसके जरिए आपको सारे नोट्स पीडीएफ की शक्ल में मिल जाएंगे। अब हम बात करते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, जो बेसिकली हिंदुस्तान में 200 साल तक सभी को हराने के बाद आया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, अगर हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करते हैं तो इसकी शुरुआत 1599 ईस्वी में इंग्लैंड में शुरुआत होती है इसकी। आगे अगर हम देखते हैं 1600 ईस्वी में कंपनी का निगमीकरण किया जाता है। 1600 ईस्वी में कंपनी का निगमीकरण, यानी कि गवर्नमेंट उसको ऑथराइज करती है, करण किया जाता है। ये एक सवाल कई बार आया था, निगमीकरण करके
व्यापार का अधिकार देती है, व्यापार का अधिकार देती है। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो ये सवाल कई बार आया है कि एलिजाबेथ प्रथम ने उसको परमिशन दी थी। एलिजाबेथ प्रथम ने व्यापार की, क्या बोलते हैं उसको, परमिशन दी थी। इंग्लिश में लिख देता हूं, आप समझ जाएंगे आगे। अच्छा, एक सवाल अक्सर आया है कि उस समय भारत में किसका राज था, तो अकबर। इस समय भारत में अकबर का राज था। कई बार यह सवाल आया है कि एलिजाबेथ प्रथम के समय में भारत में किसकी हुकूमत थी, तो अकबर की नीतियों से वाकिफ है, आगे भी पढ़ेंगे। यह सवाल आया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को परमिशन किसने दी, तो एलिजाबेथ प्रथम ने। यह भी सवाल आया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को जब ब्रिटेन में परमिशन दी गई तो उस समय भारत में किसकी हुकूमत थी, तो वो थी अकबर की हुकूमत। इसको आप ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। 1611 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा सर्वप्रथम अस्थायी कारखाना लगाया जाता है। 1611 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा अस्थायी, ध्यान रखेंगे, दो तरह की कंपनी लगाई थी इन्होंने। अस्थायी कंपनी मुसलीपट्टनम में लगाई, मुसलीपट्टनम में लगाई। एक सवाल और है कि अस्थायी कारखाना इन्होंने कब लगाया और कहां लगाया, तो 1613 ईस्वी में। ये देखते चाहे तो लिख ले कि 1613 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत में पहला अस्थायी कारखाना लगाया। ठीक है, तो इसको मैं एक बार रिवाइज करने की कोशिश करता हूं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें तो 1599 ईस्वी में उसको परमिशन दी जाती है, शुरुआत होती है इंग्लैंड में ही। 1600 ईस्वी में इसका निगमीकरण कर दिया जाता है और इसको व्यापार करने के लिए जो भारत की क्षेत्र इधर इस तरह व्यापार करने का अधिकार प्रदान किया जाता है। वो अधिकार प्रदान करते वक्त वहां की क्वीन कौन होती, कौन अधिकार देता है, तो वो एलिजाबेथ प्रथम। अच्छा, ये सवाल अक्सर आया है कि उस वक्त भारत में किसका शासन था, तो अकबर का शासन था। ये भी सवाल आता है कि एलिजाबेथ प्रथम के समकालीन कौन था भारत में, तो वो अकबर। ये सवाल आता है कि ईस्ट इंडिया स्थापना के समय भारत में कौन किंग था, तो वो अकबर। 1611 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी अस्थायी जो है हेडक्वार्टर बनाता है मुसलीपट्टनम में, और फिर 1613 यानी कि इसके 2 साल के बाद वो अस्थायी बनाता है सूरत में, जो इसका पहला अस्थायी है। अब हम आते हैं इसी दोनों टॉपिक के ताल्लुक से कुछ महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी सवाल। ये सारे थे जो हमारे सवाल ही सवाल थे, लेकिन आगे अगर हम देखने की कोशिश करेंगे तो कुछ खास सवाल की तरफ हम बात करते हैं कि परीक्षा में किस तरह के सवाल आएंगे आपके बीपीएससी का भी खास तौर से या डीएसएसबी वगैरह के पेपर फर्स्ट में। तो परीक्षा उपयोगी प्रश्न, परीक्षा उपयोगी प्रश्न की अगर हम बात करें तो अंग्रेजी शासनकाल में अफीम का सबसे ज्यादा व्यापार किस जगह होता था। अंग्रेजी शासन काल के समय अफीम का व्यापार कहां होता था, तो उसका आंसर होगा बिहार। बिहार में उस समय सबसे ज्यादा अफीम का व्यापार होता था। अगला क्वेश्चन आता है कि यूरोपीय वैरक कंपनी का भारत आने का क्रम, यानी कि पहले कौन आए फिर कौन आए फिर कौन आए, तो यूरोपीय कंपनियों का भारत आने का क्रम, तो इसको आप इस तरह समझ लें। पहला है पुर्तगाली, एक सीक्वेंस बना देता हूं, फिर आते हैं फ्रांसीसी डच, फिर आते हैं ब्रिटेन, फिर आते हैं डेनिश जिसको बोलते हैं, और फिर आते हैं फ्रांसीसी। तो ये सवाल इससे कई सारे बन सकते हैं कि भारत पर सबसे पहले कौन से यूरोपीय देश आता है, तो वो आता है पुर्तगाल। उसके बाद सबसे अंतिम कौन सा देश आता है, वो आता है फ्रांस। अच्छा, जाने में सबसे पहले आया और सबसे पहले गया, ये सारी कंपनी जो थी लगभग 1947 तक चली गई थी, लेकिन भारत के गोवा में 1961 ईस्वी में पुर्तगाल जाती है, गोवा में। तो इसीलिए कई बार सवाल आया है कि सबसे पहले कौन आता है और सबसे आखिर में कौन जाता है, तो दोनों का आंसर है पुर्तगाल। तो सीक्वेंस में अगर हम याद करें तो पहले आते हैं पुर्तगाल, फिर डच, फिर ब्रिटेन, फिर डेन और फिर फ्रांसीसी। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ।
वो सवाल है कि भारत में सबसे पहले आने वाले, यही मैंने बताया था 1948 में आते, सॉरी 1498 में आते हैं। भारत में सबसे पहले आने वाले 1498 पुर्तगाली, और सबसे अंत में जाने वाले वो भी पुर्तगाली। 1961 ईस्वी गोवा से जाते हैं। ठीक है, हमारा अगला सवाल है कि हुगली में पुर्तगाली बस्तियां आबाद थी। हुगली स्थित पुर्तगाली बस्ती को पूरी तरह किसने नष्ट कर दिया? तो उसका आंसर है मुगल बादशाह शाहजहां द्वारा। इसने वहां से पूरी बस्ती को ही समाप्त कर दिया था। तो एक दो सवाल और इसके, जो अभी हमने जितना पढ़ा इसमें सवाल आ सकता है। अभी रिवाइज कर लें कि भारत में सबसे पहले आने वाले कौन थे? 1498 में वास्को डी गामा आया था, वो पुर्तगाली था। और सबसे अंत में जाने वाले भी पुर्तगाली थे, 1961 गोवा से। फिर आगे देखते हैं कि हुगली में पुर्तगालियों ने अपनी, हुगली बंगाल में, कलकत्ता में, उन्होंने एक अपनी बस्ती बसा ली थी। तो उस बस्ती को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था किसने? शाहजहां ने। अब हम इसी के संबंध में थोड़े से एक दो चार और सवाल हैं कि स्थापना वर्ष कंपनियों के, कि कौन सी कंपनी कब स्थापित होती है, उस पर हम एक बार थोड़ी सी नजर डाल लें। यह सवाल भी आ सकता है। विभिन्न यूरोपीय कंपनियों का स्थापना वर्ष, हेडिंग डालेंगे कि विभिन्न यूरोपीय कंपनियों का स्थापना वर्ष। विभिन्न यूरोपियों का कंपनी का स्थापना वर्ष। ठीक है, तो स्थापना वर्ष की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम जान लें 1505 ईस्वी में पुर्तगाली। फिर आते हैं 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी, EIC कंपनी जो स्थापित की। 1602 ईस्वी में डच। 1602 के बाद अगर हम आते हैं तो 1616 में, 1616 ईस्वी में डेन, और लास्ट वन जो थी वो थी 1664 में फ्रांसीसी। ये देखिए, आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि हमने वो जो सीक्वेंस पढ़ा था, वो सीक्वेंस यहां थोड़ा सा आपको गड़बड़ न लगे। ये कंपनी का जो स्थापित करना है उसका समय अलग था, और इनकी आने का समय अलग था। जो आने का सीक्वेंस था, सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, उसके बाद आते हैं डच, उसके बाद आते हैं ब्रिटेन, ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके बाद आते हैं डेनमार्क, उसके बाद आते हैं फ्रांसीसी। तो ये सीक्वेंस है। लेकिन कंपनी स्थापित पहले पुर्तगाली करते हैं, फिर ईस्ट इंडिया कंपनी, फिर डच स्थापित करती, फिर डेन करते हैं, फिर फ्रांस करता है। तो ये थोड़ा सा ऊपर नीचे है कंपनी स्थापित करने के समय अनुसार। ठीक है, आज के लिए इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे आपके साथ एक नई वीडियो लेकर। हमारे साथ अपना प्यार बरकरार रखें। शुक्रिया।